मुसीबत के समय असलियत दिखाई दे जाती है कि यह विज्ञापन सिर्फ और सिर्फ झूठ का एक पुलिंदा है, असलियत कुछ और है। अभी मैं केंद्रित करूंगा अरविंद केजरीवाल जी की दिल्ली में बैठी सरकार पर। पिछले मार्च से लेकर अब तक एक हेल्थ इमरजेंसी पूरे विश्व में चल रही है। जाहिर सी बात है कि दिल्ली देश की राजधानी है, तो आप सब यहीं हैं, आप सब देख रहे हैं क्या हो रहा है। सारे आंकड़ों की पोल खुल जाती है जब इस तरह की मुसीबत आती है। सबके सामने सच अपने आप आ जाता है, सच को रोकना असंभव हो जाता है। आप करोड़ों खर्च कर लीजिए विज्ञापनों पर, लेकिन सच निकलकर आ ही जाता है। अफसोस की बात है कि इस विज्ञापन वाली सरकार की गलतियों का खामियाजा दिल्ली के लोग भुगत रहे हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने वोट दिया, प्यार दिया, विश्वास जताया इस सरकार पर। क्योंकि आप में से कुछ लोग तो जानते हैं कि शीला दीक्षित जी की सरकार में मैं 15 साल था उनके साथ। इस दिल्ली को बदलते हुए, संवरते हुए, बनते हुए देखा। हर साल उन 15 सालों में औसतन हर साल एक नया अस्पताल इस शहर में जुड़ जाता था। आपके सामने हैं पिछले 5.5 साल के आंकड़े भी आपके सामने हैं। एक अस्पताल, मैं फिर से दोहराता हूं, एक अस्पताल बता दीजिए जो इस सरकार ने पिछले 5.5 साल में खुद शुरू किया हो और खुद खत्म किया बनाना। अभी जो बुराड़ी वाला अस्पताल, जिसका बड़े विज्ञापनों के साथ शुभारंभ किया गया, वो शीला दीक्षित जी के समय शुरू हुआ था और 5.5 साल लगभग उसका कंस्ट्रक्शन भी रुक गया था। फिर हमारे प्रदेश अध्यक्ष अनिल चौधरी जी और हमारे प्रदेश के जो कर्मठ नेता और कार्यकर्ता हैं, उन्होंने दबाव डाला, आंदोलन किए, एक्सपोज किया इस सरकार को कि जो काम पहले से शुरू हो गए कम से कम उन्हें तो खत्म कर दीजिए, आप अपने नहीं शुरू कर पा रहे, समझ में आता है। फिर जाकर वो अस्पताल खुले। जो इस सरकार का 4 साल का स्वास्थ्य सेवाओं पे खर्च है, वो जीएसडीपी का 0.80% है। हमारे वक्त वो 0.84 होता था, उसको भी घटा दिया, जबकि यहां पॉपुलेशन का प्रेशर बढ़ गया है, डिमांड बढ़ गई है स्वास्थ्य सेवाओं की, उसके बावजूद बढ़ाने की जगह घटा दिया गया। आपको समझ में आ रहा होगा कि जब घटाया जाता है तो कहां बढ़ाया जा रहा है। विज्ञापन बढ़ गए हैं, पैकेजिंग को सुंदर बनाया जा रहा है, ये खर्च सारा वहां होता है। जो स्वास्थ्य सेवाएं एक आम दिल्ली के नागरिक को, मुझे, आपको चाहिए होती हैं, वहां से पैसा निकालकर अपनी छवि निखारने के लिए खर्च किया जा रहा है। अब इस साल दूर की बात नहीं करते, क्योंकि इस साल तो पैंडेमिक चल रहा है। हम अभी नवंबर में हैं, 11वें महीने में हैं इस साल के, और इस साल जितना खर्च करना चाहिए था उसका 25% खर्च हुआ है। इससे ज्यादा चौंकाने वाला आंकड़ा मुझे इस पूरे कागज में नहीं दिखा कि जब सबसे ज्यादा आवश्यकता हो, सर्वाधिक आवश्यकता अगर स्वास्थ्य सेवाओं की अभी है तो इस साल थी और आगे भी आएगी, लेकिन इस साल सबसे ज्यादा, उसमें आप सिर्फ 25% खर्च कर पाते हो। आपने अपने मैनिफेस्टो में कहा था कि 30,000 बेड्स जोड़े जाएंगे दिल्ली में अस्पतालों में। आपने किया क्या? 5 साल में 776 बेड्स आप ऐड कर पाए सरकारी अस्पतालों में। बोले आपने 30,000 और आप लाए सिर्फ 776। अब ये आंकड़े विज्ञापनों में आपको नहीं दिखेंगे, ये आंकड़े आपको लुभावने भाषणों में नहीं सुनाई देंगे। दिल्ली की जनता को, दिल्ली के मीडिया को आप मूर्ख क्यों मान के चल रहे हैं अरविंद केजरीवाल जी? इसका जवाब आप जरूर दीजिए। निजी अस्पतालों में 7,326 बेड पिछले 5 सालों में दिल्ली में आए। शीला जी के सरकार में 15 साल में, यह आंकड़ा अलग है,
आपको तुलना करने में बड़ी आसानी रहेगी। दिल्ली में सिर्फ निजी का ही आंकड़ा ले लेते हैं, निजी और सरकारी मिलाकर शीला दीक्षित जी के वक्त क्या हुआ था, 15 साल में 24,025 बेड्स को बढ़ाकर 47,398 बेड्स हो गए। मतलब 1558 बेड पर ईयर। ये भी आंकड़े सबके सामने हैं, और ये कोई ऐसे आंकड़े नहीं है जो हवा से लाए जाते हैं, सामने कोई गिन सकता है। आंकड़े सरकारी डेटा में है, इनकी अपनी सरकार के डेटा में। उसमें भी जो निजी क्षेत्र में भी जो बेड्स जुड़े थे, सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन उसमें दिल्ली सरकार की थी। आज इस सरकार पे आ जाइए, पिछले 5 साल में 1465 बेड्स प्राइवेट और सब मिलाकर पर ईयर बढ़ाए गए, और उसमें सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन प्राइवेट की है, सरकार की नहीं है। क्योंकि सरकार का पैसा, जैसा कि मैंने आपको बताया, कहां खर्च हो रहा है, अपनी छवि निखारने पर खर्च हो रहा है। कोई अस्पताल, आज मैं चाहता हूं हमारे जो मित्र सामने बैठे हैं, पत्रकार प्रबुद्ध लोग हैं, जरूर पूछिएगा आज अरविंद केजरीवाल जी की कोई मंत्री अगर आपके सामने पड़ जाए तो, कि एक अस्पताल का नाम बताइए जो आपने खुद शुरू किया हो और आपने खुद खत्म किया हो पिछले 5.5 साल में। पूछना बनता है, पूछिएगा, और अगर उत्तर मिले तो हमें भी बताइए। 3 अस्पताल थे जो हमारी सरकार जाने से पहले शुरू हुए थे। मैंने आपको जैसा बताया, अंबेडकर नगर का, बुराड़ी का दबाव यहां से जब बहुत ज्यादा हो गया, पब्लिक के सामने एक्सपोज होते चले गए कि भाई आप क्यों नहीं शुरू कर पा रहे, तब जाकर शुरू हुए। और अंबेडकर नगर में 200 बेड्स अभी फंक्शनल हो पाए हैं, और बुराड़ी में 320 बेड्स शुरू हो गए। सैंक्शन कितना था? अंबेडकर नगर में 600 और बुराड़ी में 748। आप शुरू भी नहीं कर पा रहे हैं, 1/4 आप शुरू कर पा रहे हैं। यह आपकी स्थिति है। या तो वित्तीय प्रबंधन में समस्या है, या नियत में समस्या है, या आपको सरकार चलाना नहीं आता। तीनों में से क्या उत्तर है, आप दिलवाइए दिल्ली की जनता को। इंदिरा गांधी अस्पताल में जो फेज 1 था, उसमें 1241 बेड्स अभी आप चालू ही नहीं कर पाए। अरे हम तो आपको एक फलता फूलता शहर, अच्छी सरकार देकर गए थे। स्वास्थ्य सेवाएं, हर चीज में दिल्ली जो थी, पूरे देश का एक उदाहरण बन चुकी थी। आपने क्या हालत कर दी है इस शहर की, यह जवाब आपको देना चाहिए। मोहल्ला क्लिनिक पूरे विश्व में अपना ढिंढोरा पीट रहे हैं कि जैसे मोहल्ला क्लिनिक से तो दिल्ली में क्रांति आ गई हो स्वास्थ्य सेवाओं में। दिखाइए ना कहां है क्रांति, कितनी मोहल्ला क्लिनिक आपकी चल रही है। अभी कोविड में टेस्टिंग की जो फैसिलिटीज की बहुत ज्यादा आवश्यकता थी, उसमें मोहल्ला क्लिनिक्स में सिर्फ और सिर्फ 6 मोहल्ला क्लिनिक टेस्टिंग सेंटर के रूप में काम कर रहे हैं। क्यों आप नहीं बढ़ा पाए? क्योंकि पोटा केबिन में हैं, आपके अपने कार्यकर्ताओं के मकानों पे आपने किराए पे मोहल्ला क्लिनिक चला रखी है, टेम्पररी अरेंजमेंट्स हैं। सिर्फ और सिर्फ अपनी छवि निखारने के लिए आप पूरे विश्व में बताते हैं मोहल्ला क्लिनिक है। क्या मोहल्ला क्लिनिक की असलियत आप में से कुछ लोग कई बार दिखा भी चुके। डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, नर्सेस की कमी दिल्ली सबको सामने दिख रही है। 31% डॉक्टरों की वैकेंसीज हैं, आप नहीं भर पाए। 31%, 1/4 आप डॉक्टर ही नहीं दे पा रहे हैं इस शहर को। 21% पैरामेडिकल स्टाफ और नर्सेस को आप नहीं भर पा रहे हैं। बेरोजगारी भी है, डिमांड भी है, आप क्यों नहीं कर पाए? इंफ्रास्ट्रक्चर भी हम देकर गए आपको, फिर आप क्यों नहीं कर पाए? शोज द लैक ऑफ कमिटमेंट टू गवर्नेंस। आप में प्रतिबद्धता नहीं है इस सरकार को चलाने के लिए और इस शहर को एक अच्छी सरकार देने के लिए, अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं देने के लिए। यह हमारा आरोप बेबुनियाद नहीं है, तथ्यों के साथ है, आंकड़ों के साथ है। उम्मीद करते हैं कि आप इस शहर को उत्तर देंगे कि आप ये क्यों नहीं कर पाए। यह स्थिति हो गई कि अब 4th ईयर के और 5th ईयर के MBBS बच्चों को, जो पढ़ रहे हैं, छात्र छात्राओं को, डेंटिस्ट को, उनको हमने बोला, सरकार को बोलना पड़ा कि आइए सहायता कीजिए डॉक्टर्स की, क्योंकि आप वैकेंसीज नहीं फिल कर पा रहे। आप बजट पास करते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, विज्ञापनों में डालते हैं कि हमने हेल्थ में एलोकेशन बढ़ा दिया। एलोकेशन बढ़ाना और एक्सपेंडिचर नहीं करना, तो लाभ क्या हुआ एलोकेशन बढ़ाने का?
विज्ञापनों में और पीआर में आपने एलोकेशन भी बढ़ाई और एक्सपेंडिचर एलोकेशन से कहीं ज्यादा बढ़ा दिया। तो जहां आपको सीधा सीधा निजी लाभ होता है, छवि का लाभ होता है, वहां तो आप एलोकेशन भी नहीं देखते और तुरंत एक्सपेंडिचर करवा देते हो, अलग अलग हेड से ले आते हो। जहां देश की राजधानी के लोगों का लाभ होना हो, वहां आप एक तरह से चोरी कर रहे हैं स्वास्थ्य सेवाओं से कहीं और खर्च करने के लिए। फिर एलोकेशन का लाभ किसको मिल रहा है बताइए, जब एक्सपेंडिचर नहीं हो रहा। इसलिए अब जबकि एक पैंडेमिक चल रहा है, ये प्रश्न और पैंडेमिक कोई घटता हुआ नहीं दिख रहा। हर 10-15 दिन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बोल देना कि वर्स्ट इज ओवर, और उसके अगले 15 दिन में आंकड़े बढ़ते चले जाएं, बीमारी के इन्फेक्टेड लोगों के आंकड़े, जो मर रहे हैं, मोर्टेलिटी के आंकड़े, हर चीज बढ़ती चली जाए, और उसके बाद आप सिर्फ विज्ञापन में दे दो कि मास्क जरूरी है। ये सब से काम नहीं चल रहा, क्योंकि आपने बुनियादी काम नहीं किया और जो बुनियाद बनी हुई थी उसको आपने खोखला कर दिया। आपके प्रश्न पहले मैं उम्मीद करूंगा कि इसी मुद्दे पर रखें तो अच्छा रहेगा। मोहल्ला क्लिनिक्स पर मैं आपसे भी उम्मीद करूंगा कि आप थोड़ा सा, क्योंकि मैं देखता हूं एक अगर कोई पेशेवर लोग हैं, प्रोफेशनल्स हैं जो निडरता से काम कर रहे हैं इस पैंडेमिक में भी, मैं उनको कुछ चेहरे जो दिख रहे हैं यहाँ बिहार में भी देखा और यहाँ दिल्ली में तो दिन भर सुबह से शाम तक सड़क पर काम कर रहे हैं, वो हैं हमारे पत्रकार बंधु। आपसे मैं ये उम्मीद करूंगा जैसा कि आप अच्छा काम कर ही रहे हैं, दिल्ली का भला हो जाएगा अगर आप इस मोहल्ला क्लिनिक नामक जो एक मिथ्या है उसको भी सबके सामने लाएंगे। क्योंकि इन्होंने कहा था कि 1000 मोहल्ला क्लिनिक्स लाएंगे, अभी 203 चल रही हैं, जो हमारे आंकड़े हैं, सरकारी आंकड़े हैं, सबके सामने आंकड़े हैं। आप उनकी भी असलियत जरूर सामने लाइएगा, क्योंकि यह असलियत इस दिल्ली का बहुत भला हो जाएगा अगर सबके सामने आएगी। आपके प्रश्नों का स्वागत। मुझे मालूम था कि जब मैं बोलूंगा कि विज्ञापन वाली सरकार है तो हम सब कंफ्यूज हो जाएंगे किसकी बात कर रहा हूं मैं। वैसे तो अरविंद केजरीवाल जी की बात कर रहा था, लेकिन आपका प्रश्न बिल्कुल वाजिब है। आप हर चीज को इवेंट मैनेजमेंट से क्यों चलाते हैं? करके दिखाइए, ठोस कदम दिखाइए। आपने कहा 21 दिन में समस्या का हल हो जाएगा, हम जीत लेंगे, कोविड हार जाएगा। लोगों ने आपकी बात को गंभीरता से लिया, कुछ लोगों ने लिया। हम और आप तो नहीं लेते इनकी बात गंभीरता से, लेकिन कुछ लोगों ने लिया। उनके साथ वो ठगा हुआ अपने आप को महसूस कर रहे हैं। अब आप फिर से एक नया 3 शहरों की यात्रा कर रहे हैं, पिछले 3 दिन से हेडलाइन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हेडलाइन बनाने से आपको लाभ होता है, देश को लाभ नहीं। राहुल गांधी जी ने आपसे कुछ प्रश्न पूछे हैं, देश आपसे कुछ प्रश्न पूछ रहा है कि आप वैक्सीनेशन जो आएगी, कोविड की वैक्सीन आएगी, उसका कैसे आप उसको एलोकेट करोगे, किस वर्ग को कब मिलेगा। हम भी समझते हैं, मानते हैं और ये जानते हैं, पूरे विश्व में ये एक उदाहरण है। लोग ये बात कर रहे हैं कि पहले हेल्थ सर्विसेज प्रोफेशनल्स को मिलनी चाहिए, बिल्कुल मिलनी चाहिए, बुजुर्गों को मिलनी चाहिए, बिल्कुल मिलनी चाहिए। लेकिन भारत सरकार को भी एक स्पष्ट नीति सामने लानी होगी कि आप उस वैक्सीन का बंटवारा, एलोकेशन कैसे करोगे, किन स्टेजेस में करोगे। आपको इन सब चीजों की बैठकें लेनी चाहिए। प्रचार बाद में करिए, काम पहले करिए। हमारा प्रधानमंत्री जी से भी यही निवेदन है जो माननीय मुख्यमंत्री दिल्ली से है। As I exposed through data, as I exposed the health of the health services of Delhi, your question is very valid. Even if they don't have answers to the challenge, at least let them be honest about the fact. Let them engage professionals. Let them engage with all of us, people who've been getting a lot of experience in governments, and talk to them, find answers. Instead of that, if you are planning only to spend money on advertisements and publicity, then I am afraid you are not committed to the cause of providing Delhi with good health care, especially in times of pandemic. The claims of Delhi government in normal times would have been ignored, maybe accepted, maybe criticized by the opposition, and ignored largely by the media.
But in times of a crisis, when you compare the facts on the ground with the reality and the data that you provide through your advertisements, your true face stands exposed. That's the purpose of this press conference. That's our serious complaint with this government. Stop advertising, start working. Well, obviously, no, how can it just be a statement? He's right. If you cannot perform, please leave the position, because you have been elected not to just publicize achievements that are not there. If you cannot build on what was given to you by previous governments, at least maintain that. You are unable to spend the allocated budget. You are unable to add a single hospital in Delhi, which definitely needs hospitals. Then you make irresponsible statements like बाहर के लोग आ जाते हैं. Obviously, दिल्ली में हमेशा आते थे, और क्यों नहीं आए? That's a different aspect altogether of the debate. What is Delhi government doing for people in Delhi? That's a question that is a valid question. ये प्रश्न हम सबका बनता है पूछना. दिल्ली जानना चाहती है कि आप एक अस्पताल नहीं जोड़ पाए, एक अस्पताल शुरू और खत्म नहीं कर पाए. आपने मोहल्ला क्लिनिक्स के जो वादे किए थे वो खोखले साबित हो गए. आपने जो बेड्स प्रॉमिस किए थे वो आप नहीं दे पाए. आप बजट खर्च नहीं कर पा रहे. आप एलोकेशन का पूरा नगाड़ा बजाते हैं शहर में और उसके बाद खर्च नहीं कर पाते. तो ये सब बातें तो बनेंगी, पूछी जाएंगी. सर, अभी अगर इस समय देखा जाए तो दिल्ली में दो समस्या है. एक कोरोना को लेकर पूरा जूझ रहा है. दूसरी समस्या प्रदूषण को लेकर है. हालांकि बारिश हुई है, थोड़ा प्रदूषण लेवल कम हुआ. क्या आपको लगता है कि अरविंद केजरीवाल की सरकार सही मायनों में प्रदूषण को कम करने के लिए काम कर रही है? जिस तरह से उनका रेड लाइट पर वोटर रोको अभियान चल रहा है, या फिर कोरोना को लेकर जो मामले बढ़ रहे हैं, तो संजीदा है सरकार बात को लेकर, दोनों बात को लेकर? आपको क्या लगता है संजीदा दिखती है? भाई, नई स्टडीज हम सबने देखी. ये जो पिछले 3-4 साल से पराली कर रहे थे, कितना प्रतिशत हिस्सा इस प्रदूषण का पराली के को श्रेय दे सकते हैं आप? 10%. हम तो नहीं कह रहे, सरकार कुछ भी कहती रहे. प्रोफेशनल साइंटिस्ट का ये जो स्टडी आई है, जब वो कहते हैं पराली से सिर्फ 10% है, तो बाकी 90% का हिसाब तो अरविंद केजरीवाल देंगे या नहीं देंगे? समस्या शुरू से यह रही. एमसीडी को आप ब्लेम करिए, बिल्कुल करिए, हम भी करते हैं. एमसीडी बिल्कुल काम नहीं कर रही, लेकिन जो काम आपके जिम्मे है उसमें भी आप कभी कहीं और देख रहे हैं, कभी और कहीं किसानों को ब्लेम कर रहे हैं, कभी केंद्र सरकार को कर रहे हैं, कभी एमसीडी को कर रहे हैं, कभी दिल्ली की जनता को कर रहे हैं. अरे, आपकी जिम्मेदारी है. कभी बेटा कभी भाई बन जाते हैं चुनाव के वक्त. चुनाव के बाद भी तो कोई रिश्ते निभाइए. प्रदूषण को लेकर कहीं कोई गंभीरता इस सरकार ने नहीं दिखाई. जो आते ही सिर्फ ब्लेम गेम शुरू कर दे कि वो पराली से हो रहा है. 15 साल हम भी सत्ता में रहे, पराली शब्द नहीं सुनाई देता था उन दिनों. अचानक पराली. वो किसान अब आपको जवाब नहीं देने की स्थिति में, वो दूर बैठा है पंजाब हरियाणा में, तो आप उसको ब्लेम कर देंगे. तो ये जो आज हम आरंभ कर रहे हैं, एक श्रृंखला है प्रेस वार्ताओं की, इन्हीं तमाम मुद्दों को लेकर जो आपने उठाया, स्वास्थ्य सेवाएं, प्रदूषण, जो दिल्ली की स्थिति बना दी है, वो तमाम चीजों को सामने एक्सपोज करने के लिए ये एक पोल खोल अभियान के तहत पहली प्रेस वार्ता. The problem is that in the middle of this blame game, with MCD, state government and the central government blaming each other, the price is being paid by the ordinary citizen of Delhi, by you and me. Therefore, and in the transaction of business rules which governs
the Delhi government, things are mostly in black and white. Everybody's role is very clearly defined. Nobody can get away by saying X is not working, Y is not working. Everything is out there for everyone to see. Well, we all know how MCD is conducting itself and its affairs. वो भी किसी से छिपा नहीं, जो एमसीडी का भ्रष्टाचार हो या एमसीडी का कुप्रबंधन हो। केंद्र सरकार के विषय में तो हम हर बार बोलते ही हैं, एआईसीसी में भी बैठकर और यहां भी बोल ही रहे हैं कि 21 दिन का वादा करके किया क्या। मजदूरों का पलायन हमने देखा। हर स्तर पे जहां उनकी जिम्मेदारी बनती है बिल्कुल हम उनको भी बोलेंगे, लेकिन जहां जिम्मेदारी अरविंद केजरीवाल जी की बनती है, अगर वो नहीं ले पा रहे हैं वो जिम्मेदारी, तो उस पर हम प्रश्न जरूर उठाएंगे। इस पे मैं टिप्पणी इसलिए नहीं करना चाहता कि देखिए मास्क तो पहनना ही पड़ेगा, लेकिन हां अब इसमें दिक्कत तो आ रही होगी, लेकिन मास्क पहनना अभी सबके लिए जरूरी है। फाइन कितना है कितना नहीं उस पर चर्चा जरूर हो सकती है, लेकिन मास्क पहनना जरूरी है। और ये बोलते हुए मैंने मास्क इसलिए हटाया हुआ है क्योंकि मीडिया से अभी मुखातिब हूं, लेकिन जो ही हम आपस में आमने सामने मिलते हैं तब जरूरी। किसी एक उदाहरण को नहीं लूंगा, हम सबके साथ ये कई बार हो रहा होता है कि जब हम भीड़ में होते हैं, राजनीतिक लोग हैं, घर में बैठ तो सकते नहीं है, कुछ नेता हैं आपके इस शहर में जो सरकार में भी हैं और बाहर नहीं निकलते, कुछ लोग हैं ऐसे, तो बाहर तो निकलना पड़ेगा और लोगों से मिलना पड़ेगा। जितना हो सके हम सबको उसमें पूरी जिम्मेदारी के साथ चलना चाहिए और मास्क पहनना चाहिए, लेकिन मैं उदाहरणों पर नहीं जाऊंगा, एक एक दो उदाहरण। नहीं, जैसा मैंने कहा कि राजनीति में हो तो यह सब होता है, सामने दिखता है, लेकिन हम सबको ये जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि किस तरह से हम बचाएं अपने आप को भी और लोगों को भी। सब पब्लिक, हम भी तो पब्लिक, हम और आप पब्लिक ही हैं, सभी हैं। धन्यवाद। जिस तरह से कल सरकार ने किसानों को दिल्ली आने की अनुमति दे दी है, बुराड़ी में इंतजाम करने का दावा किया, लेकिन दिल्ली सरकार ने कहा कि बुराड़ी में किसानों की पूरी व्यवस्था होगी, लेकिन अब तक उनके लिए खाने की व्यवस्था ने कुछ देर तक खुले आकाश में रहने की व्यवस्था। दिल्ली सरकार जो कहती है, अगर उसको अभी भी आप मान लेते हैं तो फिर मैं आपको क्या कहूँ, लेकिन मैंने आज मैं भी वहाँ जा रहा हूँ, मालूम पड़ा है हमारे जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो बहुत अच्छी तरह से इस पे काम कर रहे हैं। दिल्ली सरकार का तो यह है कि एक तरफ तो घड़ियाली आंसू बहाते हैं किसानों के लिए, और वहीं दूसरी तरफ ये 23 जनवरी को 2020 को ये अधिसूचना दिल्ली सरकार की आ गई, और जिसके तहत वो कह रहे हैं कि केंद्र सरकार किसान बिलों को जैसे ही लागू करेगी, दिल्ली सरकार उनके अनुसार दिल्ली में भी लागू करने की तैयारी ये हो गई है। आप तुलना कीजिए कांग्रेस की छत्तीसगढ़, राजस्थान, पंजाब की सरकारों ने क्या किया किसान बिलों को लेकर, और आप तुलना कीजिए कि दिल्ली की आप आम आदमी सरकार पार्टी की सरकार क्या कर रही है। तो ये इनकी बातों को गंभीरता से मत लीजिए। अगर ये कहते हैं कि सूरज पूर्व में उगता है तो फिर भी एक बार खिड़की खोलकर देख लीजिए वाकई उगता है या नहीं उगता। जैसा मैंने आपको कहा, ये विज्ञापन और पोस्टरों की सरकार है, लेकिन जब मुसीबत का समय आता है तो इन पोस्टरों और विज्ञापन के पीछे की असलियत दिख जाती है, जो आज आपको भी दिख रही है, हमें भी दिख रही है। दिल्ली सरकार किसानों के मामले में कहती है कि हम किसानों के साथ हैं, पंजाब के, हरियाणा के सबको इकट्ठा करते हैं, लेकिन दिल्ली में एमएसपी लागू नहीं है। नरेला में जो मार्केट है, वहाँ पे जो मंडी है, वहाँ पे एमएसपी से कम दाम पे अनाज खरीद हो रही है, वो दिल्ली सरकार का मंडी। पहले तो दिल्ली सरकार से आप यह पूछिए कि ये किसान बिलों के आपने खिलाफ बहुत बोला, अब आप ये क्या कर रहे हो? किसान बिलों को आप तैयारी क्यों कर रहे हो यहां भी लागू करने की? खुलकर सामने आइए। ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि पोस्टरों में और विज्ञापनों में और भाषणों में कुछ और कागज, सरकार तो कागजों से चलती है, नारों से तो नहीं चलती, भाषणों से तो नहीं चलती, कागज में असलियत निकल आ जाती है। तो यह आपको इस सरकार से पूछना चाहिए कि पहले आप अपने कागज दुरुस्त कीजिए, फिर बात कीजिए।
नीचे तो कभी होगा ही नहीं। सही बात है। अगर इन नए कानूनों में यह बात स्पष्ट तौर पे लिखी जाती कि एमएसपी से नीचे अगर कोई खरीदेगा तो उसके लिए एक सजा का प्रावधान है, तो आधी समस्या तो वहीं खत्म हो जाती। आपने देखा 1.5 महीना पहले जब तिलहनों और दालों को एमएसपी से हटाया गया, तो वो तो आपने लिखित में हटाया ना, वो तो मौखिक में नहीं हटाया। तो जब हटाएंगे तो लिखित में और देंगे तो मौखिक, कौन मानेगा आपकी बात? और खास तौर पे आपकी बात तो नहीं मानी जाएगी, क्योंकि जीएसटी तो आपने संविधान की शपथ लेकर कहा था कि आप जीएसटी का राज्यों को हिस्सा देंगे, वो आप नहीं दे रहे। तो संविधान की शपथ अगर आप नहीं मानते तो प्रधानमंत्री जी माफी के साथ गुस्ताखी कर रहे हैं, आपकी बात पर विश्वास कोई कैसे करेगा?